सब्सक्राइब कीजिए शाइन शॉर्ट एंड सिस्टम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। This is Sajjad Malik with a bumper lecture. It's a grand lecture. It's a trendsetter lecture. ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट, इंतहाई ज़बरदस्त लेक्चर है जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ, और इंशाल्लाह इसको लेने के बाद आपको भी अंदाज़ा होगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। बेटा हमने यहाँ पर टेंसेस शुरू करने जा रहे हैं, और टेंसेस में से हमने एक्टिवाइज का इंतखाब, पहले एक्टिवाइज करेंगे फिर पैसिव्स करेंगे। अब हर चीज़ को मैं डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा ये एक्टिवाइज क्या होते हैं, ये टेंसेस क्या होते हैं, और सिंटैक्स क्या और बनाने किस तरह से है। तो सबसे पहले आइए बेटा हम आते हैं एक्टिवाइज के ऊपर। तो बेटा कहीं जाना हो तो एड्रेस पता होना चाहिए कि हमने कहाँ जाना है और क्या करने जाना है। तो एक्टिवाइज की हमें पता होना चाहिए होते क्या है। एक्टिवाइज बेटा वॉइस एक्शन को कहा जाता है, यानी फेल को। सच सेंटेंसेस, ऐसे फिक्रात इन विच सब्जेक्ट इज एक्टिव, जिसमें सब्जेक्ट मुतहर्रक होता है, अपना काम कर रहा होता है, एंड परफॉर्म्स द रोल ऑफ अ डूअर, और वो एक डूअर का किरदार अदा कर रहा होता है, काम करने वाले का। अब देखें ना, लिंकिंग वर्ब के अंदर हमने कहा कि ही इज वेरी ऑनेस्ट। अब ही यहां पर फाइल है लेकिन काम कोई नहीं कर रहा, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, स्टैटिक है, साकत है, गैर मुतहर्रक है। सो अगर ऐसे हम कहते हैं कि ही इज रीडिंग अ बुक, तो अब वो काम कर रहा है। हमने दो सेंटेंस लिए थे ना, एक में था कि सब्जेक्ट जो डूअर का रोल प्ले करता है, और एक जिसमें जब लिंकिंग वर्ब यूज होंगे तो वो स्टेट ऑफ बीइंग यानी एक हालत को बयान करेगा। अब ये जो दूसरा हिस्सा है ना लिंकिंग वर्ब वाला, यानी जिसमें वो एक कैफियत को, सब्जेक्ट या हालत को या स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब करता, उसे अब निकाल दें फिलहाल। और अब हम चूंकि एक्शन, टेंसेस एक्शन होते हैं वो करने जा रहे हैं, तो आपने फाइल को काम करने वाला, डूअर और एक्टिव समझना है, यानी वो काम करता हो। तो उर्दू में इसको आसानी से समझिएगा, ऐसे फिक्रात जिनमें फाइल अपनी जगह पर मुतहर्रक होता है, यानी अपनी जगह पर होता है, जो फाइल की जगह वो फाइल वही होना चाहिए, और उसे कोई काम करता हुआ होना चाहिए, और वो डूअर या काम करने वाले का किरदार अदा करता है, यानी फिक्रे में वो कोई ना कोई काम कर रहा होता है, डूअर होता है। एग्जाम्पल्स देखिए, आई एम टीचिंग इंग्लिश राइट नाउ। ये देखे आई यहाँ पे सब्जेक्ट है बेटा, ये फाइल है, फाइल क्या कर रहा है, आई क्या कर रहा है, ये वर्ब, ये एक्शन प्ले कर रहा है कि वो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, यानी ये सब्जेक्ट जो है टीचिंग कर रहा है वो मुतहर्रक है। जब और जगह की बात, फाइल की यही जगह अपनी जगह पे है और काम भी कर रहा है, एक्शन कर रहा है, तो इसलिए ये एक्टिवाइज की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। एग्जाम्पल है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। शी, इसमें बेटा सब्जेक्ट है और क्या कर रही है, ये वर्ब, ये एक्शन प्ले कर रही है, वो सिंग कर रही है एक नगमे को, तो शी सब्जेक्ट है और एक्टिव है। ही डिडंट हेल्प हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त की मदद नहीं की, तो ही सब्जेक्ट है और उसने करना ना करना दोनों ही चीजें हैं, और हेल्प इसके अंदर वर्ब है जो उसने नहीं की, ये एक्शन है इसके अंदर जो उसने अपने दोस्त की नहीं की। अब अगली एग्जाम्पल में है, दे आर लर्निंग इंग्लिश। दे इसमें बेटा सब्जेक्ट है, ये फाइल है, और वो ये क्या कर रहा है, ये वर्ब, ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है कि वो अंग्रेजी सीख रहा है। तो बेटा ये वो एक फिक्रात होते हैं जिसमें सब्जेक्ट अपनी जगह पर होता है, कोई ना कोई काम कर रहा होता है। अब बेटा जरा इधर आइए, और एक और चीज, टेंसेस तो लगे रहते हैं कि हमें इसका मतलब पता है। आज इसका पहले मतलब भी जानिए। जब आपसे पूछा जाता है टेंसेस कितने हैं, तो 99% एब्रप्टली जवाब आता है 12 टेंसेस होते हैं। नहीं बेटा, आज को जानने के बाद आपने खुद डिसाइड करना टेंसेस कितने होते हैं। टेंस का बेटा मतलब है जमाना,
टेंस का क्या मतलब है? जमाना या फेल, यानी एक जमाने में होने वाला काम। तो जमाने कितने होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जमाने तो 3 होते हैं, तो फिर टेंसेस कितने हुए बेटा? 3। 12 नहीं होते, 3 होते हैं। अब 12 वाली क्या फिलॉसफी है उसको भी समझते हैं। अब ये देखें, हर एक टेंस की प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में उसका 4 इकसाम होती है। तो प्रेजेंट की जो पहली किस्म है वो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। इंडेफिनिट या सिंपल टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तीसरी होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथी होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। बेटा ये जो इंडेफिनेट की जगह सिंपल है और कंटिन्यूस की जगह जो प्रोग्रेसिव है, मॉडर्न इंग्लिश में आज का इसको सिंपल और प्रोग्रेसिव लिखा जा रहा है, लेकिन है वही मतलब इसका। अगर आपके सामने कोई एक्सरसाइज, मैं कहता हूँ आप प्रेजेंट इंडेफिनेट की एक्सरसाइज करें या प्रेजेंट कंटिन्यूस की, तो आगे वो लिखा हुआ है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, तो आप कहेंगे कंटिन्यूस तो है ही नहीं बेटा, वही सिमिलर मीनिंग है, वो सिर्फ नाम उसका जो है वो मॉडर्न इंग्लिश में चेंज हो गया है। अब इसी तरह पास्ट के ऊपर आए, ये 4 इकसाम हो गई, पास्ट की भी 4 किस्में हैं। वो किस तरह है देखें, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब ये देखें, जमाने 3 है और इकसाम 4 है। अब 4 into 3 ये मल्टीप्लाई किया तो ये 12 काइंड्स होती हैं। ये एक्टिव वॉइस की बेटा, एक्टिव वॉइस की 12 इकसाम है। टेंसेस 12 नहीं होते, उनकी काइंड्स 12 होती है। तो यहां पर बेटा आपको मैंने बताया कि जमाने 3 होते हैं और हर जमाने की 4 इकसाम होती है और इस तरह मिलके वो 12 इकसाम बनती है। अब मैं इससे पहले कि मैं बाकायदा तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल का स्टार्ट करूं, तो मैं ये बात एक बता दूं कि बेटा जब प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल को अगर आपको ठीक कंट्रोल आ गया, तकड़ा कंट्रोल आ गया, तो आप समझें कि 80 to 85% आपने टेंसेस पे अबूर हासिल कर लिया। इतना इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेंड सेटर है। हर दफा इतना लंबा चौड़ा नहीं लेक्चर देना पड़ेगा, ये पहले लेक्चर के अंदर ही आपने सारी चीजें समझ लेनी है। बाद में तो जस्ट एक फार्मूला बताना और उसके मुताबिक पहचान बता के तो टेस्ट मुकम्मल हो जाना है। अब ये देखिए, अब हमने 2 मैंने यहां पे ग्रुप्स बनाए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। गौर से देखें, मुमकिना तौर पर आपका जो सेंटेंस है जिन जिन फाइलों से शुरू हो सकता है, मुमकिना तौर पे, यानी इससे हट के नहीं होगा, इससे हट के नहीं होगा। मैंने वो सारे के सारे फाइल ले लिए और उनको 2 ग्रुप्स में तकसीम किया कि आपके सब्जेक्ट्स जिनसे सेंटेंस शुरू होता है, सेंटेंस ओपनर्स होते हैं। ये ग्रुप ए में मैंने रखा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई को, ये देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल यू, थर्ड पर्सन प्लूरल दे, और या प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स से बेटा मुराद है एक से ज्यादा इस्म या नाम। फॉर एग्जाम्पल, एक से ज्यादा नामों से क्या मुराद है? हम अब कहते हैं असलम एंड अकरम, ये प्लूरल हो गए ना बेटा। आगे जितने मर्जी में आई जाए, असलम, अकरम, नवी, तालिब, गौहर, जौहर, जितने मर्जी, वो प्लूरल ही हो गए। ये ग्रुप ए में इसको रखा है। अगर आपका सेंटेंस ग्रुप ए के मुताबिक आई, वी, यू, दे या एक से ज्यादा नामों से शुरू होगा, तो बेटा आपने प्लेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। मुस्बत फिक्रों में इसके साथ कोई एस या एस का झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं लगना, सिर्फ प्रेजेंट फॉर्म लगनी। हाँ जी, ग्रुप बी। ग्रुप बी के अंदर देखिए ये अल्फाज है आपके सामने, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, यानी एक नाम, जैसे अहमद, जैसे अली, लाइक कोई एक नाम या किसी नाम। बेटा देखिए शख्स का ही होना जरूरी नहीं, नाउन की डेफिनेशन आए किसी शख्स, जगह, चीज या मुकाम का नाम एक हो।
अगर आपका सेंटेंस ग्रुप बी के मुताबिक, इन सबको कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर्स, इनको कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर्स। ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। अगर आपका सेंटेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर्स और मुस्बत होना चाहिए, अगर मुस्बत की मैं अभी बात कर रहा हूं इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस की, अगर आपका सेंटेंस ग्रुप बी से थर्ड पर्सन सिंगुलर्स यानी ही, शी, इट या वाहद नाम से या एक किस्म से शुरू हो रहा है, तो फिर आपने बेटा फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा जरूर करना है। अब अगला सवाल नेचुरली आपके ज़हन में पैदा होना चाहिए और आपका हक भी है, और ये आपकी ब्रिलियंस ज़ाहिर कर रहा है कि ये सवाल के सर हमें कैसे पता चलेगा किसके साथ एस लगाना है और किसके साथ ई एस लगाना है। तो बेटा अभी पता चल जाता है कैसे लगाना है, ये मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, जो आपने एस या ई एस लगाना है ये फेल के साथ लगाना है ना, जो वर्ड फेल के तौर पे आ रहा है उसी के साथ लगाना है। आपने गौर करना है कि जो आपका लफ्ज है, वर्ड जो फेल के तौर पे आ रहा है, कहीं वो उसके आखिर में सी एच तो नहीं आ रहा, या एस एच तो नहीं आ रहा, या ओ पे तो नहीं वो खत्म। ये लेटर्स हैं, यानी जो वर्ड वर्ब है आपका वो लेटर सी एच पे खत्म हो रहा है, एस एच पे खत्म हो रहा है, या ओ पे खत्म हो रहा है, या डबल एस पे, या एक्स अकेले एक्स पे। तो ये बात तय कर लें कि आपने उसके साथ ई एस का इजाफा करना है। ये बात तय हो गई कि उसके साथ आपने ई एस का इजाफा करना है। और इसके अलावा जितने भी वर्ब्स होंगे अगर वो इन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आते हैं तो सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। अब सी एच को देखें, जैसा कि टीच हम लेते हैं, इसमें से कोई शी ले लेते हैं, वो पढ़ाती है, शी टीचर्स, ई एस आ गया। वो आगे बढ़ती है, वो ऐसे धकेलती है, वो किसी को धक्का देती है, शी पुशेस, वो आगे बढ़ती है, शी रशेस फॉरवर्ड। अब ओ से खत्म होने वाला डू और गो आपके सामने है, शी डज, शी गोज, ई एस। पोजेस का मतलब होता है बेटा रखना, किसी चीज की मलकियत होना, शी पोजेसेस, ई एस का इजाफा। वो आराम करती है, शी रिलैक्सेस। वो फैक्स करती है, शी फैक्सेस दी फैक्स। वो टैक्स देती है या उसके ऊपर आयद करती, गवर्नमेंट किसी का टैक्स आयद करती है, शी टैक्सेस, वो टैक्स देती है टैक्सेस, या वो लिवी किया जाता है उसको। तो इनके साथ बेटा सी एच, एस एच, ओ, डबल एस और एक्स लेटर से खत्म होने वाले जो आपके फेल होंगे, यानी वर्ब जो वर्ड होंगे, वो उनके साथ आपने ई एस का इजाफा करना है। रेस्ट ऑफ द जितने भी वर्ड्स हैं, अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर से आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है, मुस्बत है, तो उसके साथ सिर्फ एस देंगे। अब आते हैं जी हम इस बम्पर वन, प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। उर्दू में बेटा इसको कहते हैं फेल हाल मुत्तलिक या फेल हाल सादा। इसमें बेटा फॉर्म ऑफ वर्ब, जो फेल की हालत है वो फर्स्ट या प्रेजेंट यूज करेंगे, और इसमें हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जिसे कहते हैं, दोनों एक ही मतलब है, वो डू और डज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और कब और कैसे लगने हैं हम आगे जाते हैं तो आपको इंशाल्लाह सारा क्लियर हो जाता है। अब सबसे पहले देखना है कि उर्दू में पहचान क्या है फेल हाल मुत्तलिक के फिक्रों की। ऐसे फिक्रे जो खत्म हो ता है, ती है, ते है वगैरह से। तो ऐसे फिक्रात जो ता, ती, ते नहीं, वो पास परफेक्ट में चला जाता है, ता उसके बाद है, ही, है वगैरह आना लाजम है, तब वो प्रेजेंट सिंपल में आएगा। लाइक वो एक गाना गाती है। तो अब ये एक सादा सा मैंने छोटा सा सेंटेंस लिया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। जरा अब वापस चलिए प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल पे, तो जरा इसकी इंडेफिनेट की फिलॉसफी तो समझ ले, ये होता क्या है। ये बेटा कुछ चीजें होती है खुद अपना मतलब बता रही होती है, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं करते। यानी ये इंडेफिनेट या मुत्तलिक होता क्या है, ये देखिए बेटा, इसका मैंने वर्ड का ना ब्रेकअप कर दिया, इनको अलहदा कर दिया, डेफिनेट को अलहदा कर दिया। तो डेफिनेट का मतलब होता है बेटा यकीनी, जिसके बारे में आप यकीन से कह सकते हैं। मैं आपसे कहता हूँ बेटा कि रेड बोर्ड मार्कर है, आप कहते हैं डेफिनेटली सर रेड बोर्ड मार्कर है। मैं कहता हूँ ये ग्रीन है, आप कहते हैं जी सर बिल्कुल ये ग्रीन है, डेफिनेटली ग्रीन है। मैं कहता हूँ ये ब्लू है, आप कहते हैं सर व्हाई नॉट,
डेफिनेटली ये ब्लू है। अब आप जिस चीज के बारे में 100% मोर देन 100% श्योर होते हैं वो डेफिनेट होता है। अब आप जरा गौर कीजिए कि मैंने आपसे कहा कि आपके सामने इस वक्त कौन सा बोर्ड मार्कर है, आपके सामने कौन सा है, वेदर इट इज रेड, ग्रीन और ब्लू, कौन सा आ रहा है? नो, यू आर कंफ्यूज्ड, यू आर इन अ फिक्स, पता नहीं कौन सा आ रहा है, पता नहीं कौन सा आ रहा है, यू आर नॉट डेफिनेट। तो अगर आप डेफिनेट नहीं है तो फिर इनडेफिनेट हो गए, ये डेफिनेट हो गया यकीनी। तो इनडेफिनेट क्या हुआ फिर बेटा, गौर करें, ये उसका इंटोनिम हुआ, ये उसका इंटोनिम हुआ। अगर डेफिनेट यकीनी है तो इनडेफिनेट होता है मुतलिक। मुतलिक का मतलब है गैर यकीनी, यानी जिसके बारे में आप यकीन से नहीं कह सकते। अब सेंटेंस लिया है, वो एक गाना गाती है, सीधा सीधा तो है सर, इसमें क्या गैर यकीनियत है? वो गाना तो गाती है बेटा, है। कब गाती है? सपोज आप कहें कि वो शाम को गाती है, चलो जी इसका जवाब हो गया। कौन सा गाती है, कैसा गाती है, कहां गाती है, क्यों गाती है? ये बेटा 1700 सवाल निकलते, आप किसी एक का जवाब दे सकते। देखिए सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें कॉमा ना आए, बस उसी तसलसल के साथ चलता रहे। अगर कॉमा आ गया तो वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चला जाता है। हम एक सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल ली है, उसमें कॉमा नहीं आना चाहिए। तो अब इसमें आप एक आध चीज का जवाब दे सकते, तो बाकी सवाल तो अपनी जगह पे खड़े रह गए। कब नहीं पता इस सेंटेंस में, कौन सा गाती इसमें नहीं पता, कैसा गाती है, बद्दा गाती, सुर में गाती, बेसुरा गाती है, कहाँ गाती है, वेदर वो प्रोफेशनल सिंगर है या दोस्तों की महफिल में या बाथरूम सिंगर है, क्यों गाती है, प्रोफेशनली गाती है, अपने शौक के लिए गाती है। ये सारे सवाल आपको गैर यकीनियत की तरफ लेके जा रहे। ये वो इंडेफिनेटिवनेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब इसके लिए सबसे पहले आइए जी, तो हम सिंटैक्स को देखते हैं। ये जो सिंटैक्स होता है ना बेटा, ये सिंटैक्स कहते हैं उस फार्मूला को, सिंटैक्स कहते हैं उस फार्मूला को जिसकी मदद से हम सेंटेंस बनाते हैं। सिंटैक्स में देखें, आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो मुस्बत फिक्रा है वो कुछ यूं बनेगा, वो कुछ यूं बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब प्रेजेंट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम फिक्रे के अंदर तलाश करते हैं कि ये इसमें सब्जेक्ट यानी फाइल कौन सा है। सब्जेक्ट फाइल, काम करने वाला, फेल जो काम है या एक्शन है, मफूल जिस पर काम होता है। अब यहां पर देखिए, इसमें फाइल कौन सा है बेटा, सब्जेक्ट क्या है वो, यस, वो करती क्या है, गाती है। ये आपका वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। क्या गाती है, एक गाना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? अब हमारे इसी सिंटैक्स के ऊपर वो जो है गाती है, फेमिनिन है तो उसकी इंग्लिश होगी शी। गाना सिंग होता है, क्या गाती है, सॉन्ग। अब आपके सवाल एक पैदा यहां पर हुआ। एक तो चीजें बेटा, अगर तो आपका वर्ब ट्रांजिटिव है, जैसा कि सिंग एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें एक्शन जो है वो फाइल से मफूल तक जाता है, तो मफूल जरूर आएगा। लेकिन हर सेंटेंस में मफूल का आना जरूरी नहीं, सब्जेक्ट और वर्ब का आना जरूरी है। जैसे अगर इंट्रांजिटिव वर्ब आ गया, फॉर एग्जांपल शी स्माइल्स, तो बस वर्ब पे खत्म हो गया। दे लॉफ, वो खत्म हो गया। शी वीव्स, शी क्राई, सेंटेंस रुक गया। ये बेसिकली इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। तो इसलिए ऑब्जेक्ट जो है वो हर सूरत लाजम नहीं होता, ये लाजम होता है सिर्फ ट्रांजिटिव के ऊपर, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजम है। ये मैंने कंप्लीट एक सेंटेंस की एग्जांपल दी, तो मैंने ये साथ बता दिया कि अगर ऑब्जेक्ट ना आए तो ये ना समझिएगा कि सिंटैक्स खराब हो गया, इनफैक्ट वर्ब इंट्रांजिटिव हो गया। तो मुस्बत फिक्रे के लिए हमने किया कि शी सिंग अ सॉन्ग। अब आप जरा आइए कि ये जो आपका सब्जेक्ट है किस ग्रुप से है, ग्रुप बी से है। शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो रूल के मुताबिक फिर क्या करना है, हमने इसमें ऐसी इसका इजाफा करना है ना जी, करना है। तो अब हमें एस लगाना है या ई एस लगाना है, जरा गौर कीजिए बेटा। कहीं आपका ये वर्ब सी एच पे तो नहीं खत्म हो रहा, एस एच पे तो नहीं खत्म हो रहा, ओ पे तो नहीं खत्म हो रहा, डबल एस पे तो नहीं खत्म हो रहा, एक्स पे तो खत्म नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। अगर इन पांचों पहचानों में से नहीं है तो फिर सिंगल एस लगा देंगे, शी सिंग्स अ सॉन्ग।
अब इसी का मनफी फिक्रा बनाने के लिए नेगेटिव, तो आपका जो सिंटैक्स है कुछ यूं होगा, सब्जेक्ट यानी फाइल, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी इमदादी फेल, फिर आप एडवर्ब ऑफ निगेशन यूज करेंगे नॉट, और फिर वर्ब प्रेजेंट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। याद रहे बेटा, ये याद रहे आपको कि जब आपने हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है वो सब्जेक्ट के मुताबिक देख के डू लगना है या डस लगना है। अब इसकी तरफ हम आ रहे हैं, वो गाना नहीं गाती है तो शी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब चूंकि शी किससे है बेटा, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ये ग्रुप बी से है। अगर ग्रुप ए का आई वी यू दे या एक से ज्यादा नाम है, अगर इसका मनफी बनाना हो तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है नॉट के साथ डू आएगा। आई वी यू दे या एक से ज्यादा नाम अगर आपका फाइल के तौर पे आ रहे हैं तो फिर आपका जो नेगेटिव है वो हेल्पिंग वर्ब डू आएगा। अगर आपका ग्रुप टू से सेंटेंस शुरू हो रहा है, ही शी इट या सिंगुलर नाउन से, तो फिर आप डज नॉट यानी नॉट के साथ डज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो अब इसी फार्मूला के तहत यहां क्या होना चाहिए बेटा, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अच्छा, क्या वो एक गाना गाती है? अब इंट्रोगेटिव में आ गए। अब इसका सिंटैक्स है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब प्रेजेंट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्या वो एक गाना गाती है? तो अब चूंकि आपका सब्जेक्ट ग्रुप बी से है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए बेटा, डज। डज शी सिंग अ सॉन्ग। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव दो इसके जो फार्मूलाज है दो है, तो यहां पर अगर तो प्रोनाउन आ गया तो नॉट सब्जेक्ट के बाद चला जाता है, नॉट सब्जेक्ट के बाद चला जाता है। क्या वो गाना नहीं गाती है सवालिया मनफी में? डू शी नॉट सिंग अ सॉन्ग, चूंकि सब्जेक्ट आपका शी है तो यहां पे डज आना चाहिए, डज शी नॉट सिंग अ सॉन्ग। अगर कोई नाउन आ जाए जैसे यहां पर अरीज, क्या अरीज गाना नहीं गाती है, तो फिर फार्मूला क्या है सवालिया मनफी का कि सब्जेक्ट से पहले आप नॉट लगा देंगे। तो फिर अब क्या आएगा, चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहां आएगा डज नॉट अरीज सिंग अ सॉन्ग। वो गाना क्यों गाती है, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज है। तो सिंटैक्स ये है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट देंगे। तो अब चूंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां हेल्पिंग वर्ब डज आना चाहिए। सो व्हाई डज शी सिंग अ सॉन्ग, वो कैसा गाना गाती है, हाउ डज शी सिंग अ सॉन्ग, वो कब गाना गाती है, व्हेन डज शी सिंग अ सॉन्ग, वो कहाँ गाना गाती है, वेयर डज शी सिंग अ सॉन्ग, मतलब कहीं भी। हाँ, एक्सेप्शनल केस बेटा, यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है, गाना कौन गाती है। बेटा याद रहे, यहां मैंने हु को अलहदा किया, हु। अगर आपका प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास सिंपल यानी पास इंडेफिनेट एक्टिव वॉइस में सिर्फ दो, प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास इंडेफिनेट एक्टिव वॉइस के अंदर अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु आ गया तो आपने इसके बाद हेल्पिंग वर्ब कतई तौर पे नहीं देना। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं लगेगा। वो उसकी रीजन ये है कि आप ये देखें गाना कौन गाती है, इसमें फाइल क्या है, फाइल किधर है, फाइल इसमें ये देखें कौन है। अब कौन फाइल का भी रोल प्ले कर रहा है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का भी। अब होगा क्या, फार्मूला क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उसके बाद डायरेक्ट आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और सवालिया निशान लगाएंगे। बिल्कुल मुस्बत वाले तरीके से करेंगे। फर्क इसका यह है कि आप इसके बाद सवालिया निशान देंगे। तो गाना का कौन गाती है, हु सिंग्स अ सॉन्ग। हु चूंकि सिंगुलर है यहां पर, अगर फर्ज करें फिक्रा ऐसे होता गाना कौन गाते हैं, प्लूरल हो गया, तो फिर सेंटेंस ऐसे बनता हु सिंग अ सॉन्ग। चूंकि ये प्लूरल आ गया, कौन गाते हैं, अगर सिंगुलर है तो सिंग्स अ सॉन्ग, या प्लूरल है तो सिंग अ सॉन्ग आ जाएगा। अगर ग्रुप 2 और ग्रुप 1 का याद रखिएगा। यहां पर बेटा फर्दर एग्जांपल्स में मैं आपको लेके आया हूं। मैं रोजाना एक नया लेक्चर देता हूं। ये पॉजिटिव मुस्बत एक फिक्रा है। ये देखिए, इसका सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब इसमें आया है, तो अब एडवर्ब को भी साथ देना पड़ेगा। तो अब चूंकि ये सेंटेंस शुरू हो रहा है आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर से, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ग्रुप ए से,
ये देखिए ग्रुप ए से शुरू हो रहा है और ये कहा गया है कि अगर आपका सेंटेंस ग्रुप ए, आई, वी, यू, दे या एक से ज्यादा नामों से शुरू होगा तो आप कोई एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे, बल्कि प्लेन आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर देंगे। आई डिलीवर अ न्यू लेक्चर डेली। अब इसी का मनफी बनाना है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब। मैं रोजाना एक नया लेक्चर नहीं देता हूं। आई डोंट डिलीवर अ न्यू लेक्चर डेली। अगर इसी का इंट्रोगेटिव यानी सवालिया हम बनाने जा रहे हैं तो ये गौर कीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गया, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब। तो क्या मैं रोजाना एक नया लेक्चर देता हूं? डू आई डिलीवर अ न्यू लेक्चर डेली। अब सवालिया मनफी बेटा दो एग्जांपल्स हैं, एक प्रोनाउन के साथ, एक नाउन के साथ। क्या मैं रोजाना एक नया लेक्चर नहीं देता हूं? डू आई नॉट डिलीवर अ न्यू लेक्चर डेली। अब चूंकि प्रोनाउन आया है तो जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो अब अगर ऐसे आ जाए, क्या सज्जाद रोजाना एक नया लेक्चर नहीं देता है? अब सज्जाद चूंकि नाउन आ गया तो ऐसी सूरत में हमने नॉट सब्जेक्ट से पहले ले जाना है। डज नॉट सज्जाद डिलीवर अ न्यू लेक्चर डेली। मैं रोजाना एक नया लेक्चर क्यों देता हूं? अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाला फार्मूला आप लगाएं। Why do I deliver a new lecture daily? Where do I deliver a new lecture daily? यानी सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस ट्राई करें और ये लास्ट में रोजाना एक नया लेक्चर कौन देता है। अब उसी रूल के मुताबिक प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हु के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना, बल्कि कुछ सेंटेंस ऐसे बनेगा, हु डिलीवर्स अ न्यू लेक्चर डेली। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है हु तो आप ऐसे ही इसका इजाफा करें। अगर वो ग्रुप 1 से है यानी अगर जमा है तो फिर आप ऐसे इसका इजाफा नहीं करेंगे। लास्ट एग्जाम्पल बेटा, ही राइट्स अ न्यू ऐसे, वो एक नया ऐसे लिखता है। शी राइट्स अ न्यू ऐसे, वो एक नया ऐसे लिखती है। मोना राइट्स अ न्यू ऐसे, मोना एक नया लेक्चर लिखती है। अगर देखे बेटा आपका सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से शुरू हो रहा है तो ऐसे ही इसका इजाफा होगा। अगर आपका सेंटेंस आई, वी, यू, दे या एक से ज्यादा नामों के साथ होगा तो आप प्लेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। होपफुली बेटा आपने इससे भरपूर फायदा उठाया होगा और भरपूर इसको समझा होगा। अगर फिर भी कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अब किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।